कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले कुछ पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखे हैं, इनको आप नोट करिए। पहला जो मैंने भेजा ही था आपको कि जो भी नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड होते हैं वो एस फॉर्म के होते हैं एक्सेप्ट सिस्टीन। ठीक है। दूसरा यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि जो पॉलीमर एनिमल के लीवर के अंदर रहते हैं उनको हम ग्लाइकोजेन कहते हैं। ये अल्फा अमीनो एसिड का ही पॉलीमर है। जैसे अल्फा अमीनो एसिड हम लोग ने देखा था जहां हम लोग ने एमाइलोज और एमाइलोपिक्टिन देखे थे, तो ये जो है ना ग्लाइकोजेन, ये कौन सा है? ओनली एमाइलोपिक्टिन वाला है। ठीक है ना। तो ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज से बनने वाला है, और कौन वाला? एमाइलोपेक्टिन वाला। ठीक है। अगली बात जो यहां तीसरा हमने नोट लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है बच्चों कि जो भी एमिनो एसिड का हीटिंग इफेक्ट है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हाइड्रोक्सी एसिड का होता था। क्या था अल्फा वाले में? क्या था? दो मॉलिक्यूल से वाटर निकल जाता था, साइक्लिक रिंग बन जाती थी। बीटा वाले में क्या होता था? डबल बॉन्ड बन जाता था। गामा वाले में क्या होता था? एक ही मॉलिक्यूल से वाटर निकल जाता था। सेम तरीके से इस केस में भी होगा, एमिनो एसिड के केस में भी। ठीक है ना। मतलब जैसे अल्फा वाला लोगे, कोई हमने कहा ये आर है, यहां सी है, और इधर COOH है। ठीक है। इधर हमने कह दिया NH2 ग्रुप है। ठीक। अल्फा एमिनो एसिड है, इसको हीट किया गया। तो हीट करोगे तो क्या होगा? जैसे वहां होता था, दो मॉलिक्यूल ले लिए हमने, यहां ये ले लिया, यहां हमने एक H लगा दिया, इसके साथ H होगा, यहां NH, C डबल बॉन्ड O, वाटर एलिमिनेट करा दिया, इधर से H इधर से OH। ठीक है। बिल्कुल वैसे ही C R, यहां H, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर आ गया NH, और ये वाला। तो जैसा वहां होता था बिल्कुल सेम तरीके से यहां होता है। ठीक। अब यहां मैंने एमिनो एसिड की कुछ रिएक्शन लिखी है। एमिनो एसिड की रिएक्शन बेस्ड हैं इस ग्रुप की रिएक्शन और NH2 ग्रुप की रिएक्शन पर, क्योंकि दोनों ग्रुप यहां प्रेजेंट है। जैसे सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराओ, क्या होगा? सोडा लाइम्स के साथ रिएक्शन होने में CO2 ग्रुप हट जाता है। कार्ब एनायन का फॉर्मेशन इस रिएक्शन की RDS हुआ करती थी। ठीक है। तो यहां क्या चीज बन जाएगी? R, इधर आ जाएगा H, निकल कर इधर आ गया CH2 और NH2, ये कंपाउंड बन जाएगा। आया समझ में? ये वाला भी किसके साथ रिएक्शन करेगा? अल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्शन करके क्या बना देते हैं? ईस्टर बना देते हैं। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराई गई है, वाटर एलिमिनेट होगा और क्या बन जाएगा? RCH। एसिडिक मीडियम है तो NH2 को हमने NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया और इधर बना दिया C डबल बॉन्ड OOET। ठीक है। अच्छा, अगला वाला देखो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा? क्या इधर कुछ करने वाला है? नो। इसके साथ रिएक्शन होगी, इसके साथ रिएक्शन होगी और क्या चीज बन जाएगी? RCH, इधर NH2, और इसको कन्वर्ट कर देता है 1 डिग्री के अल्कोहल में, तो CH2OH, इस चीज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। ये वाली रिएक्शन चेक करो। अब अटैक ऊपर नीचे बाहर करवाना है तो किसके साथ करवाओगे? NH2 भी है और COH भी है, तो इसके पास लोन पेयर है, यहां तो सब रेजोनेंस चल रहा है, इसके साथ अटैक। ठीक है। ये रिएक्शन भी पढ़ी है हम लोग ने जब हम लोग NH2 एनिलीन को मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है। अटैक ऊपर नीचे, ये चीज बाहर, यानी इसका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो प्रोडक्ट में इस जगह पर लिख रहा हूं RCHNH, C डबल बॉन्ड O। ठीक है। ये बाहर निकल गया और इधर आ जाएगा CH3, यहां आ गया COOH। ठीक है। NH2OH के साथ रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? ये वही रिएक्शन है जहां NGP लग जाता था, तो जेई वालों ने इसी को ही एक्सटेंड कर दिया था। ठीक है ना। यहाँ 1 डिग्री जो एमीन होते हैं उसके साथ रिएक्शन होती थी तो क्या बनता था?
रीअरेंज एल्कोहल बनता था, OH आकर जुड़ जाता था। और कौन सी गैस? पहले डाइजोनियम बनेगा, डाइजोनियम बनेगा और उसके बाद N2 निकल जाएगी, फिर यहां पर आकर जुड़ जाएगा क्या? OH वाला ग्रुप। इस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। आ रही बात समझे? प्लस कौन सी चीज बाहर निकलेगी? N2 बाहर निकलेगा। अब यहां वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि N2 गैस किस एमिनो एसिड के केस में बाहर नहीं निकलेगी। तो जितने भी एमिनो एसिड ऐसे हैं जहां 1 डिग्री एमीन लगा हुआ है, जहां पर भी 1 डिग्री एमीन है, सब में N2 बाहर निकलेगी। तो क्या हर जगह आपको सारे एमिनो एसिड में नाइट्रोजन बाहर निकलती हुई दिखाई देगी, या कुछ ऐसा भी है जिसके अंदर नाइट्रोजन नहीं निकलेगी? मतलब कोई ऐसा एमिनो एसिड है क्या जिसके अंदर N जो है वो 1 डिग्री पर ना लगा हो, 1 डिग्री ना हो? ये इसकी डिग्री कैसे डिसाइड होती है? एमीन की डिग्री ऐसे डिसाइड होती है कि यदि NH2 है और R है तो ये 1 डिग्री है, NHR2 है तो ये 2 डिग्री है, NR3 है तो ये 3 डिग्री। तो कोई ऐसा एमिनो एसिड है क्या जो ऐसा हो जो नाइट्रोजन ना निकाले? तो ऐसा है एक, सोचिए आप। ठीक है, अच्छा, इस टेस्ट के बारे में हमने पहले ही बात कर ली थी, सेंगर्स रिएजेंट। ठीक है, DNFB मतलब ड्राई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। यहां यहां फ्लोरीन लगा हुआ है, इधर NO2, इधर NO2। ठीक है, ये क्या करेगा? अब इसके साथ रिएक्शन कैसे होगी? इसका अटैक होगा। इस पर रिएक्शन कौन सी तरीके से हो सकती है? बेंजीन पर रिएक्शन किस चीज की हो सकती है? क्या निगेटिव की रिएक्शन हो सकती है? तो जवाब है हाँ, हो सकती है। नॉर्मल कंडीशन में नहीं, लेकिन हो सकती है। तो ये न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर अटैक करेगा। रिएक्शन कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करेगी? ARSN2। और ये पूरा ग्रुप आकर F हटाकर इसकी जगह जुड़ जाएगा। अगर ये है और ये है तो दोनों में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? इस सेंगर्स रिएजेंट की, इसको मैं A कह रहा हूं, या इसको मैं B कह रहा हूं? मुझे बताओ कि इन दोनों में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? A की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी या इस B की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? कौन सा आराम से इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा? ठीक है, अगला है बायोरेट टेस्ट। इसके बारे में भी लिखवा दिया था मैंने पिछले एपिसोड में। ये कैसे रिएक्ट करता है? आप जरा सोचो कि यहां पर इसकी रिएक्शन कैसे होती है, ये हम लोग ने पढ़ रखा है। ये कॉम्प्लेक्स टाइप की चीज बना देता, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है, जिसके अंदर डोनेशन ऐसे होता था, NH2 ये, फिर आगे आया ये कंपाउंड C है, यहां जो भी R लगा हुआ है इसको बना दिया हमने, फिर C डबल बॉन्ड O माइनस, और इसने अपना कोऑर्डिनेट कर दिया इधर। ठीक है, इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि इधर मैंने NH2 और इधर आ गया C, इधर आ गया R, इधर आ गया C डबल बॉन्ड O, इधर आ गया O, और इससे मैंने कोऑर्डिनेट करवा दिया। ठीक है, आपको यहां पर भी सोच के बताना है कि ये है कंपाउंड कॉपर ग्लाइसिनेट होल ट्वाइस। चार्ज तो मैं ना रखूं क्योंकि ये +2 है, यहां माइनस है, यहां माइनस है, कोई चार्ज नहीं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? पहली चीज ये सोचनी है। दूसरा, क्या इस मॉलिक्यूल में GI और OI दोनों पॉसिबल हैं? दूसरी चीज आपको ये वाली सोचनी है कि क्या इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों चीजें पॉसिबल हैं या नहीं है? ठीक है, चलो, बात इस तरह की चल रही तो मैं एक चीज और आपको बताऊं कि जैसे यहां ये एल्कोहल है, ठीक है,
तो एल्कोहल से रिलेटेड मैं कुछ बातें यहां पर और नोट करके लिख देता हूं, और वो ये है कि एल्कोहल जो है ना, वो आपका सॉल्युबल होता है। एल्कोहल आर सॉल्युबल इन लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट, एल्कोहल सॉल्युबल होते हैं लुकास रिएजेंट के अंदर, बट एल्किल हाइलाइड are not soluble in लुकास रिएजेंट। ठीक है ना? तो हो सकता है लुकास रिएजेंट पे सवाल आपको इस बात पर बेस बना दें कि कहां पर, अब होता क्या है, आपने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में आपने यहां पर एल्कोहल मिला दिया, यहां पर आपका लुकास रिएजेंट भी मिला हुआ है। ठीक है, अगर ये 1 डिग्री का आपका एल्कोहल है, ठीक है ना, प्राइमरी एल्कोहल है, तो यहां लेयर सेपरेट नहीं होंगी। सेपरेट लेयर होने का मतलब, यदि एल्किल हैलाइड बनेगा तो सॉल्युबल नहीं होगा, तो आकर यहां नीचे बैठ जाएगा, टर्बिडिटी आ जाती है। ठीक ना? तो लेयर, एक तरह से लेयर सेपरेशन जो है ना, वो आपको दिखाई देगा प्राइमरी एल्कोहल के केस में। प्राइमरी एल्कोहल के केस में ये लेयर सेपरेशन आपको दिखाई नहीं देगा। यहां लेयर डू नॉट सेपरेट, प्राइमरी एल्कोहल, पी एल्कोहल पूरा लिखता हूं, प्राइमरी एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल के केस में आपको लेयर्स डू नॉट सेपरेट, लेयर्स डू नॉट सेपरेट। ठीक है, यदि यही हमारा सेकेंडरी एल्कोहल होता तो लेयर हमारी सेपरेट हो जाती 5 मिनट तक में। ठीक है ना? वही पॉजिटिव टेस्ट देने वाली बात है, लेयर्स सेपरेटेड इन 5 मिनट। और यदि आपका टर्शरी होता तो तुरंत रिएक्शन होती, तो यहां लेयर जो है वो आपका इमीडिएट जो है वो आपकी सेपरेट हो जाती। ठीक है, 3 डिग्री वाले के साथ ये है। तो ये अल्कोहल के बारे में नोट का मैंने पहला पॉइंट एक बता दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अल्कोहल में यदा कदा आपसे ये पूछ लेते हैं कि PHOH जो कि ऐसा था कि न्यूट्रल FeCl3 के साथ कई टाइप के कंपाउंड बना सकता है, ब्लड रेड भी दे सकता है, वॉलेट भी दे सकता है, ठीक है ना, कई टाइप के कंपाउंड बना सकता है। तो वो जो कंपाउंड बनाता है जिसका ये कलर होते हैं ब्लड रेड और वॉलेट, वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो वो इस चीज के फॉर्मेशन के कारण होता है कि PHOH रिएक्ट कर रहा है FeCl3 के साथ और बनाएगा ये कॉम्प्लेक्स Fe, और इधर आ जाएगा, इससे H हटा देते हैं, इससे H हटा देते हैं और इसको एज ए लीगेंड यहां पर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहां आ जाएगा C6H5O- और इसका होल 6, डब्बे के ऊपर चार्ज रहेगा माइनस है, तो यहां कितना हो जाएगा +3। प्लस क्या चीज बाहर निकल गई, 3 आपका नहीं, 3 आपका क्या चीज बाहर निकल गई, HCl, Cl यहां से बाहर निकल गया। 3 आपका क्या चीज बाहर निकल गई, HCl प्लस 3 H+ बाहर निकल गए। यही है वो कंपाउंड जिसका वॉयलेट कलर होता है। ठीक है, मुझे और भी कुछ चीजें इसमें आगे, चलो मैं आगे बोल दूंगा कभी भी। ठीक है, अच्छा अब मैं कहानियों को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और बात करते हैं पॉलीपेप्टाइड की। तो हम लोगों ने पेप्टाइड लिंकेज जान ली, पॉलीपेप्टाइड यानी जिसके अंदर कई सारे एमिनो एसिड जुड़े रहेंगे। ठीक है ना?
पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड ऐसे चीजों को कहते हैं हम, पॉलीपेप्टाइड बोल लो या आप इन्हीं को क्या कहते हो, प्रोटीन कहते हो। पॉलीपेप्टाइड क्या है, जिनके अंदर बहुत सारे एमिनो एसिड जो हैं वो 100 और मोर एमिनो एसिड जो है कंबाइन होते हैं। 100 और मोर एमिनो एसिड कंबाइन होते हैं और इससे बनता है क्या, पॉलीपेप्टाइड। ये जो एमिनो एसिड है 100 या 100 से ज्यादा, ये सब कंबाइन होते हैं ना, तो इन्हीं से बनता है आपका क्या, प्रोटीन। ठीक है, इन्हीं से फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का। इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसके अंदर 51 एमिनो एसिड होते हैं, बाकी केस में सब में बहुत सारे एमिनो एसिड मौजूद रहते हैं। ठीक है, अब हम इसी के अंदर सबसे पहले क्या हुआ, पॉलीपेप्टाइड जो है वो क्या होते हैं, जिसमें खूब सारे एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन रहता है और मिलकर सब क्या बनाते हैं, प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन बना, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्ट्रक्चरल बेसिस पर इसको हम इन भागों में सेपरेट करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी तरह सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर, और ये तो सब में मौजूद होते हैं। और ये जो है ना, ये कुछ खास प्रोटीन के अंदर मौजूद रहता है, ये वाला स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी। ठीक है, क्या होता है, ये स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इनके बारे में जरा बात कर लेते हैं। देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब ये मैं क्या कर रहा हूं पता है, ऐसा होता है प्रोटीन जो है ना, वो बहुत हैवी मॉलिक्यूलर मास का सब्सटेंस होता है। इसके अंदर 10,000 एटॉमिक मास यूनिट होती है इसकी, 10,000 या 10,000 से ज्यादा। तो ये है प्रोटीन, ऐसा ये है प्रोटीन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस प्रोटीन को माइक्रोस्कोप से देखना चालू कर रहा हूं और बिल्कुल इसके प्राइमरी लेवल तक पहुंच गया कि सबसे छोटी यूनिट जो है वो यहां पर क्या है। तो सबसे छोटी यूनिट प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये वाला। इस जगह पर क्या होगा, एमिनो एसिड के ऐसे सीक्वेंस होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब इसको आप देखते चले गए छोटे, बिल्कुल छोटे लेवल तक। ठीक है, और सबसे छोटी जगह को आपने देखा, इसको और मैग्नीफाई करके देखा, तो यहां आपको दिखाई दिया क्या, एक ये एमिनो एसिड है, दूसरा एमिनो एसिड है, तीसरा एमिनो एसिड है, चौथा एमिनो एसिड है। इनका एक अरेंजमेंट है जो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं एमाइड लिंकेज से, पेप्टाइड लिंकेज से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल बेसिक लेवल पर आपको ऐसा सीक्वेंस दिखाई देता है। ये कुछ भी ग्लाइसाइन है, एलानाइन है, इस टाइप का बिल्कुल बेसिक लेवल पर आपको ये चीज दिखाई, फेनिलैलानाइन, इस टाइप से कई सारे एमिनो एसिड का एक सीक्वेंस आपको सबसे छोटे लेवल पर दिखाई देगा। इतनी बात समझ में आ गई, सबसे छोटे लेवल पर इस प्रोटीन के अंदर ये चीज दिखाई देगी। ठीक, प्रोटीन हर जगह पर मौजूद है। ठीक है, जैसे जो आपके मसल हैं उसके अंदर भी प्रोटीन है, बाल हैं उसके अंदर भी प्रोटीन है, एग एल्बुमिन के अंदर भी प्रोटीन है। तो उस प्रोटीन को यदि हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर देखें तो ऐसे दिखाई देते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये अब हम थोड़ा सा बाहर निकले हैं। ये सबसे छोटी यूनिट थी, अब हम थोड़ा सा बाहर निकले और देख रहे हैं कि और थोड़ा सा दूर से देखने में कैसे दिखते हैं। और थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने कि चलो देखते हैं कि अगर इसको थोड़ा सा और दूर से देखा जाए, बिल्कुल छोटे लेवल पर। अब इनका कॉम्बिनेशन, ये अब कंबाइन हो रहे हैं, थोड़ा दूर से देख रहे हैं तो ये सब एक साथ गुथे हुए हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता दो टाइप का है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं। एक कहलाता है आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, और दूसरा कहलाता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर।
ये दो अलग अलग फॉर्म आने का कारण जो है ना बच्चों, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये है ना इस टाइप का। अब क्या है, इसमें मॉलिक्यूल्स आपस में खिंचने लग जाते हैं। इसका जो टर्मिनल आपका NH वाला है, सामने COH वाला है, ये हो सकता है एक दूसरे को खींच लें, इंटरनली ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लगे। तो ये आपका मुड़ जाता है ऐसे ऐसे फॉर्म में, इस टाइप से, इस तरह से ऐसे दिखाई देता है। इसमें क्या हुआ है, इस टाइप से हेलिकल रिंग्स बन गई हैं। क्या हुआ समझ में? आपस में इनमें अट्रैक्शन लगने लगा और इसने इसको मोड़ दिया। जैसे यहां है मान लो C डबल बॉन्ड O, ये नीचे है N वाला ग्रुप, इसके इसके बीच में लग रही है कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसी तरह से नीचे है ये C डबल बॉन्ड O, इसके साथ। तो ये जो यूनिटें हैं ना, यदि एक साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करें ना, तो इस टाइप की रिंग बन जाती है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, अब देखो इसी को यदि और मैग्नीफाई कर दो ना, इसको यहां यदि देखो ना, इसको, इस वाले पार्ट को यदि आप मैग्नीफाई कर दो, तो आपको ये दिखाई दे रहा है। इतने पार्ट को मैग्नीफाई कर दो, ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हैं, उनके फॉर्म होने के पीछे का कारण क्या है? इनके फॉर्म होने के पीछे का कारण है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब विद इन ए मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में कई सारे फंक्शनल ग्रुप जो हैं, उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली है। ठीक है, दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर जो है, जो कहलाता है क्या? बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें जैसे ये एक यूनिट है इस टाइप से, ऐसी कई सारे प्राइमरी स्ट्रक्चर की, ऐसी एक दूसरी यूनिट है कई सारे प्राइमरी स्ट्रक्चर की, ऐसी एक तीसरी यूनिट है कई सारे प्राइमरी स्ट्रक्चर की, और इनमें आपस में होने लग जाए क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे। ठीक है, तो यहां पर किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है? इधर हुई है आपकी अल्फा हेलिक्स में इंट्रामॉलिक्यूलर। यहां पर बीटा प्लेटेड जो शीट स्ट्रक्चर है, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, इसके अंदर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? ये होती है आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा, अब हम थोड़ा सा और बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा अपना व्यू बड़ा करते हैं, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और दूर से इसको देखते हैं कि और दूर से देखने में कैसा दिख रहा होगा। और दूर से देखने का मतलब है, अब हम पहुंच गए टर्शरी स्ट्रक्चर पर, लेयर, तीसरी लेयर पर पहुंच रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है, ये आपका फिर से इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। इसको मैं इधर लिखता हूं, इस साइड में। ठीक है ना, इसको आगे बता देंगे। तो टर्शरी स्ट्रक्चर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक हम कहते हैं फाइबर लाइक प्रोटीन, फाइबर लाइक प्रोटीन, ठीक है, ए, और दूसरे को हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, इसके अंदर फाइबर लाइक प्रोटीन में जैसे फाइबर्स होते हैं ना, उसी टाइप का दिखता है, ऐसे 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 ऐसे, ये कई सारी चीजें ऐसे। ये अरेंजमेंट किन, अब देखो ये क्या हो सकता है, इसको यदि आप बड़ा करो तो इसके अंदर या तो ये दिखाई देगा या ऐसा दिखाई देगा, उसको बड़ा करो तो ऐसा दिखाई देगा। ठीक ना, तो इसके अंदर इस टाइप का बिल्कुल महीन महीन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देता है, इस टाइप से। ठीक है ना, जो बाल हैं आपके, या
जो भी नाखून है उनमें सब में इस टाइप का ही प्रोटीन मौजूद रहता है, ठीक है। तो यहां मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं कि इस टाइप में हमारे पास कौन कौन से आते हैं। जैसे जो बालों के अंदर मौजूद रहता है ना, वो उसको बोलते हैं कीराटिन। ये हमारा हेयर में मौजूद रहता है और सिल्क में भी यही मौजूद रहता है। ये फाइब्रस जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये आता है। या मसल के अंदर यही मौजूद रहता है, मायोसिन बोलते हैं इसको। ये कैसे प्रोटीन है? फाइबर लाइक, इस टाइप के दिखते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है ये थोड़ा सा और अजीब सा है। मतलब इसके अंदर ये जो ऐसे स्ट्रक्चर हैं इस फॉर्म में नहीं दिखते, ये ऐसे रैंडम कॉइल्ड फॉर्म में दिखते हैं, ऐसा, इस टाइप से, ठीक। ये कहां पाए जाते हैं? ये हमारा जो भी इंसुलिन है ना, जैसे जिसके बारे में अभी ऊपर बोला था कि 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो इंसुलिन होगा। या एग के अंदर जो एग एल्बुमिन होता है ना, उसके अंदर भी जो प्रोटीन होता है ना, वो यही वाला होता है, ठीक है। एग एल्बुमिन के अंदर जो प्रोटीन होता है वो यही वाला होता है। देखो, जैसे होता क्या है कि जैसे आप अंडा ले ले, तो उसके अंदर जो प्रोटीन है ना, वो इस तरह का प्रोटीन है, ग्लोबुलर टाइप का प्रोटीन है। जब आप इसको हीट करते हो ना, तो इनके अंदर भी देखो, ये सब के अंदर क्या चीज है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। जब आप इसको हीट करते हो ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना, वो टूट जाती है और अरेंजमेंट जो है ना, काफी डिसऑर्डर्ड हो जाता है। इस कारण से बोला जाता है कि जो बॉयल्ड एग होता है ना बच्चों, उसकी एंट्रोपी जो है वो ज्यादा होती है। नॉर्मल सोचने में समझ में नहीं आता, वो ऐसे ऐसे समझ में आता है कि यहां पर जब आप हीट वीट करते हो ना, तो जो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब होने से क्या होता है कि अब इसका जो स्वरूप है वो ही बिगड़ जाता है, ठीक। और जितने ज्यादा आप हीट करोगे, उतना यहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी। लगता है कि ये जम गया, कोएगुलेट टाइप का हो गया, लगता है एंट्रोपी घट गई होगी, लेकिन एंट्रोपी घटती नहीं है। बॉयल्ड एग की एंट्रोपी ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक कर जाता है। जैसे मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क के बारे में बात करते हैं, वहां पर भी क्या होता है, ये जो इसका स्वरूप बदलना है ना इन प्रोटीन का, ये कई तरीकों से किया जा सकता है। आप पीएच चेंज कर दें, आप टेम्परेचर बढ़ा दें, कुछ भी कर दें, इनसे क्या होता है, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहते। जैसे एग वाले में क्या हुआ, आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कर्डिंग ऑफ मिल्क में क्या किया, आपने थोड़ा सा बाहर से दही मिला दिया। तो पीएच चेंज होने पर क्या होता है, ये जो प्रोटीन होते हैं ना, उनका डी न्यूट्रिशन हो जाता है। इस प्रोसेस को, इनका स्वरूप बदलने की प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डी न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, डी नेचुरेशन, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इतनी बात भी समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, क्यों हो रहा है ये डीन्यूट्रिशन? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो जा रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी बिगड़ जा रही है, जैसी ओरिजिनल थी वैसी अब नहीं रह जा रही है। इस कारण से डीनेचुरेशन हो रहा है प्रोटीन के अंदर, ठीक है। अच्छा, कुछ ये भी यदा कदा पूछ लेते हैं कि जब बॉयल किया गया एग, तो उसके अंदर जो वाटर है वो कहां चला गया? तो वाटर क्या, देखो, इनके साथ पहले आपस में हो रही थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब आपने हीट किया तो इनकी आपस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटी और ये अलग अलग हो गए, और जो भी बाहर वाटर था ना, उनके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगते हैं। आपस में जो कर रहे थे ना, वो ये बाहर जो वाटर मौजूद रहता है ना, उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगते हैं। जब कोएगुलेट होते हैं तो आपस में बॉन्डिंग टूटती है, तो जो बाहर वाटर है ना, इनके साथ ये जो ग्रुप्स हैं जो अंदर पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे थे, ये बाहर वालों के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं और सारे वाटर को ट्रैप कर लेते हैं। अच्छा भाई, इतनी बात तो समझ में आ गई। सर फिर ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है?
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नॉर्मल आपका एमिनो एसिड के अंदर नहीं होता, ये उन एमिनो एसिड के अंदर होता है जिसके अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर में दो अलग अलग टाइप की इस तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन हो। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर यहां पर एक ही थी, यही मुड़ी है या यही इस फॉर्म में आई है, यही आपस में कंबाइन होकर इधर गई है या ये इधर आई है, सब में ये बेसिक यूनिट सेम थी। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में दो अलग अलग चेन हो और वो जब कंबाइन होती है ना, तब ये क्वाटरनरी वाला स्ट्रक्चर बनता है। मतलब ये कैसा होगा, ये ऐसा होगा। ये है प्रोटीन, प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और बड़े फॉर्म में। ये है एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ये है दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन। ये है आपका क्या, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जब ये डीन्यूट्रिएशन होता है ना, डीनेचुरेशन, बार बार डीन्यूट्रिएशन बोला, जो डीनेचुरेशन होता है ना प्रोटीन का, इसमें जो चेंजिंग आती है ना, वो हमेशा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आती है और टर्सरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी नहीं चेंज होता। ठीक है ना। चेंज जो आता है, चेंज ओनली इन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स। क्वाटरनरी वाला तो सबके लिए होता ही नहीं है, वो तो उनके लिए है जिनके अंदर दो इस तरह की अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, उनके लिए ये वाला क्वाटरनरी वाला स्ट्रक्चर आता है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, यहां पर एक नोट करके एक पॉइंट लिखता हूं कि द मेन फोर्स which stabilize 2 degree and 3 degree structure of प्रोटीन, जो फोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं? तो बच्चों, ये फोर्सेस कुछ तो भी हो सकते हैं। ऑप्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड है सबसे पहले, अगर तो उसको टिक कर देना, या डाइसल्फाइड लिंकेज कह दिया जाए तो आप इसको टिक कर देना। ये सारी फोर्सेस हो सकते हैं, या वॉन्डर वॉल लिखा हो, ठीक है ना, या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखा हो। ठीक है ना। तो ये आपका कोई भी चीज ऐसी है जो इनमें से अगर कुछ नहीं है, इनमें से कुछ ना लिखा हो, तो सबसे पहले आप इसको प्रेफर करना। वैसे इनमें से कोई भी फोर्स लग सकता है, ठीक है। अच्छा, अमीनो एसिड में कुछ तो भी हो सकता है ना, चार्ज भी होते हैं, कई सारी जगहों पर सल्फाइड लिंकेज भी होती हैं, कई न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इसमें बात करता हूं, इसके आगे की एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। पहले आप जल्दी से इसके अंदर जो मेन मेन शब्द हैं, वो एक तो डीनेचुरेशन क्या है, बॉयल एग की एंट्रोपी क्या है, और ये मैंने आपको जैसे फील दिया कि यहां से बड़ा स्ट्रक्चर ऐसा है, छोटे 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 में जाते जाओ तो आप यहां पहुंच जाओगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो।